देने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसका इस बुक में संग्रह है। आज तक जितने भी रेलवे एग्ज़ाम में बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका चैप्टर वाइज इसमें संग्रह है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये बुक मैं आपके लिए लाया हूँ। जीव विज्ञान की जो देखिए पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। तो सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। बी नंबर का जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग खाद्य फल, सब्जी, अनाज तथा अखाद्य फूल और पौधों के रूप में जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं सी नंबर साइटोलॉजी। तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम में अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। इसमें जो दूसरा है रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। तीसरा क्वेश्चन है विटिकल्चर क्या है? तो यह अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। सब्जियों की खेती जो इसमें ऑप्शन ए है तो इसको हम लोग कहते हैं ओलरीकल्चर और फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो इसमें जो विटिकल्चर है उसका जो ऑप्शन होगा सी अंगूर की खेती। चौथा है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी को हम लोग चौथे का जो आपका ऑप्शन है बी नंबर शिलालेखों का अध्ययन कहते हैं। कंकालों का अध्ययन हम लोग कंकालों का अध्ययन करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। एपिग्राफी है शिलालेखों का अध्ययन, कार्टोग्राफी है मानचित्रों का अध्ययन और सिक्कों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। पांचवा क्वेश्चन देखिए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, डी नंबर। हर्पेटोलॉजी मतलब उभयचरों सरीसृपों का अध्ययन, ऑप्थेमेलोलॉजी मतलब आँखों का चिकित्सकीय अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो अभी आया था, ऑर्निथोलॉजी। सेरीकल्चर शब्द में किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर है रेशम के कीट की खेती, रेशम की खेती। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन का, पीसी कल्चर में हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं और एवी कल्चर में पक्षी पालन का अध्ययन करते हैं। आठवां क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो नौवां देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये करता है डी इथियोलॉजी, इथोलॉजी। इसमें इटियोलॉजी जो लिया है वो रोगों के कारणों का अध्ययन वाला शास्त्र है। एंटोमोलॉजी जो है सी नंबर पे वो कीटों का अध्ययन है। इथोलॉजी है पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन और इथनोलॉजी है मानव जाति विज्ञान। हेमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। तो 10 नंबर का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा रक्त से। हेमेटोलॉजी होता है रक्त से। डेंड्रोलॉजी होता है वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन कहते हैं। वायरोलॉजी जिसमें विषाणु या वायरस का अध्ययन कहते हैं। मार्फोलॉजी क्या है? तो 11 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन कहते हैं। अकारकी मतलब मार्फोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। 12 नंबर देखिए लिखित में से किसे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य का अध्ययन सी नंबर है एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी जो इसमें बी नंबर पे दिया है वो पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है और एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधित चिकित्सा की शाखा है। 13 नंबर जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो डी नंबर है उपयुक्त एंथ्रोलॉजी। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में था इसका व्याख्या। 14 नंबर देखिए निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो 14 का आपका ए है, उसे हम लोग कहते हैं भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान। फिजियोलॉजी होता है शरीर की क्रिया विज्ञान, कार्यकी का अध्ययन।
आनुवांशिकी होता है जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन, और क्रमागत उन्नति होता है क्रम विकास आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन। 15 नंबर, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो सी नंबर, फाइटोपैथोलॉजी। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 है आपका, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है बी, एडोफोलॉजी। एडोफोलॉजी जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन को कहते हैं। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बाझपन व यौन रोगों का अध्ययन है एंड्रोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी जो इसमें ऑप्शन सी है, कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन है। और डेस्मोलॉजी जो है एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन है। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो 17 का ए है एंड्रोलॉजी। इसमें जो बायो इकोलॉजी दिया है वो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। स्टॉकोलॉजी है क्रेफिश का अध्ययन, और डेस्मोलॉजी है शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन। 18 नंबर, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो ये है बी, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी जो है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में देखिए आया है 27 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में। इस बुक में जितने भी रेलवे से में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं साइंस से रिलेटेड, और साइंस में अभी मैं आपको जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद से फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है। तो देखिए सारे क्वेश्चनों का ही इसमें संग्रह है। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली, अग्नाशय की शासन, उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो ए नंबर पे है हेल्कोलॉजी, इसमें अल्सर का अध्ययन करते हैं। जीरीएट्रिक्स जो डी नंबर पे है बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ये है ऑप्शन ए, वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। विभिन्न जातियों की जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टिमा नेचुरा के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी है धार्मिक मानवीय प्रसार ईश्वर शक्ति का अध्ययन। शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना शरीर के चीरफाड़ का अध्ययन है। सरो विज्ञान नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन है। 20 नंबर, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो जंतु विज्ञान है डी नंबर, जानवरों का। 21 नंबर, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे क्या कहते हैं। तो ये बी नंबर कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो लिखा है उसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता था। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और उत्पादकों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, मानव, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो सी नंबर है प्राइमेटोलॉजी। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो मकड़ियों का अध्ययन ये है आर्किनोलॉजी। आर्किनोलॉजी इसमें जो एंथ्रोपोलॉजी दिया है मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन है। एपिकोलॉजी जो दिया है वो मधुमक्खियों का अध्ययन है। साइनोलॉजी जो है कुत्तों का अध्ययन है। सेरोलॉजी का अध्ययन है तो बी नंबर, छिपकली। सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। 25 नंबर, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान नी संस्कृति का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो 25 नंबर का जो आपका जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर होगा, वो होगा एथनोग्राफी। एथनोग्राफी 25। एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की जो शाखा है जिसमें वनस्पतियों लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 26 नंबर, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो सी नंबर है जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी।
नृविज्ञान मतलब एंथ्रोपोलॉजी है, मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन है। पुरातत्व विज्ञान है, मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने में उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान फार्माकोलॉजी जड़ी बूटियों का अध्ययन है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये जीवाश्म विज्ञान। 28 नंबर देखिए, पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, तो ये बी नंबर है, जीवाश्मों के अध्ययन से। इसका जो व्याख्या है पहले क्वेश्चन आ चुका है। 29 नंबर, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बी, पौधों का अध्ययन किया जाता है। 30 नंबर, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, तो ये सी होगा, कैंसर से। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग भी कहते हैं। अस्थि सुशीरता ऑस्टियोपोरोसिस यह उम्र संबंधित विकार है, जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से व्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वृक्क संबंधी विफलता रीनियल फेलियर वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक था, वृक्क की विफलता का मुख्य कारण है। कवक विज्ञान कहलाता है, तो कवक विज्ञान है माइकोलॉजी या कुकुरमुत्ता का अध्ययन। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सर्लोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। व ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी संबंधित है, तो ये बी नंबर कवक। ऑनिरियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये बी है, सपनों का अध्ययन है। सपनों का अध्ययन है ऑनिरियोलॉजी। वर्तमान शोधों में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो बी है, जहर का। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, तो टैक्सोनॉमी है 35 का जो आपका जो ऑप्शन है वो ए नंबर है, जैव विविधता। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचरा में डाली थी। इनमें द्विना प्रणाली बनाने का श्रेय भी है इन्हें। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्रणाली के नाम का प्रथम शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। बायो सिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो 37 का ऑप्शन डी है, उत्तक विज्ञान। 38 जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो डी कहते हैं, इकोलॉजी। तो इस तरह से जो पहला चैप्टर था विज्ञान की शाखा उनका अध्ययन वो कंप्लीट हुआ। अब और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम ने आज तक पूछा है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन इन 38 क्वेश्चनों में संग्रहित हैं। आप इसकी स्टडी करिए और रेलवे में ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। अब दूसरा ये कोशिका सिद्धांत, दूसरा चैप्टर एनिमल सेल थ्योरीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई, तो ये जो पहले का जो ऑप्शन है डी, इन्होंने कार्क का निरीक्षण करते समय कोशिका की खोज किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। इन्होंने कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कार्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। कोशिका की खोज किसने की, तो बी है, रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो डी है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो में मौजूद होता है, तो डी है ऑप्शन, केंद्रक और झिल्ली के बीच। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको डी कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। 7 नंबर देखिए, कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया।
ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में होती है तथा इसका निर्माण एडीपी और कार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। 8वां, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ये जो ऑप्शन ए होगा प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रित करती है। 9 नंबर, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो सी मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होते हैं और अलग किए गए क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। 10 नंबर, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ए होती है ये कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये है कोशिका। 12 नंबर, आइए, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन संशोधन और पैकेजिंग के निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो डी है गाल्जिकाय नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है इसके लिए, और यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों के संग्रह एवं परिवहन में सहायक है। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो सी नंबर है लाइसोसोम की खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। यह अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाओं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसी कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसे लाइसोसोम को कहा जाता है। ए नंबर। इसका व्याख्या हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर दिया है। राइबोसोम बनाते हैं तो सी प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह अंतःप्रद्रव्यी जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक केंद्रक के माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। 16 नंबर, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी, जोहान इवांजेलिस्ट लिस्ट और पुरकिंजे ने। तो जीव द्रव्य का नाम का पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। 17 नंबर, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। तो यह है बी, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है? ये सेम क्वेश्चन है, तो यह है लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो नंबर है, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, ये असत्य है। बाकी जो तीनों हैं कि पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो ये तीनों सही हैं और ये पहला वाला गलत है। ये देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया है पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में। तो आकार की बात करेंगे तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप में रसधानी या रिक्तिका बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रसधानी रिक्तिका बहुत छोटी और अस्थायी होती है। लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो डी नंबर है लसिका। 21 नंबर, निम्नलिखित में से अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी है, अर्धसूत्र के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन जन्म कोशिकाओं में होता है। यह निम्न 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रम में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। 23, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो बी है नाभिक। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो ये है 24 का जो आपका ऑप्शन है वो डी नंबर, राइबोसोम। सजीव कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो ये होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतु की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1955 में डी डुबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पालन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये नंबर है केवल समसूत्री। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो बी है ये न्यूरॉन। तो जानवरों में शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो ये है जल, सबसे ज़्यादा होगा जल। उनतीस नंबर देखिए, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित किस पर लागू नहीं होता? तो डी, वायरस विषाणुओं पर लागू नहीं होता। स्लाइडन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चू 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन ओमनिस सेलुला इस सेलुला से होता है। इन्होंने स्लाइडर तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है और कोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड्स तथा पोषक प्रियन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। 30 नंबर देखिए, निम्न को सुमेलित करना है, लाइसोसोम, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो ऑप्शन बी नंबर होगा, लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं आत्महत्या की थैली, और डीएनए को कहते हैं ये गुणसूत्र हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा पावर हाउस। 31 नंबर, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो डी करता है केंद्रक करता है। 32 नंबर, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा 32 का वो होगा आपका सी नंबर मेटाफेज। सी नंबर होगा मेटाफेज। 33 नंबर देखिए, कहा गया 32, अभी तो अब पादप कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी में दूसरा पार्ट है। 33 नंबर, अभी जंतु कोशिका पढ़ रहे थे, अब पादप कोशिका। तो 33 पादप कोशिकाओं की भित्तियों से बनी होती हैं। तो सी है सेलुलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो बी है सेलुलोज। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो डी है हरित लवक।
36, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो सी है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। 37, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? तो सी है लवक। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो डी है एंथोसायनिन। 39 नंबर, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बी एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ए है क्लोरोप्लास्ट। 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो 41 का सी है क्लोरोफिल। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल। अब तीसरा चैप्टर है उत्तक, टिश्यूज, एनिमल टिश्यू। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? तो डी है एडिपोस उत्तक। दूसरा है उत्तक क्या होते हैं? तो डी है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं उत्तक। इसके अध्ययन को उत्तक विज्ञान या औत्की कहते हैं। जंतु उत्तक, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें मोटे तौर पर इनके 4 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तीसरा नंबर, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं, को क्या कहा जाता है? तो इसको तीसरे का जो ऑप्शन है बी, उसको हम लोग कहते हैं उत्तक। चौथा, रक्त और हड्डियों के उदाहरण है ए संयोजी उत्तक के। मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानिए। तो सी है हड्डी। निम्नलिखित में कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो सी है हड्डी। एक संयोजी उत्तक है तो बी रक्त। 8वां, रक्त प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है। तो बी संयोजी उत्तक का उदाहरण है। रक्त क्या है? तो सी है एक संयोजी। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो सी संयोजी उत्तक। मुंह की परत से बनी होती है। तो सी पपड़ीदार उपकला। 12, हमारे शरीर में कई अंग हैं। कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट, गुर्दा, त्वचा, दिमाग। तो त्वचा सबसे बड़ा है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उसे वसा कहते हैं। निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है? तो आंसर इसका होगा पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, उपकला उत्तक, चारों पशु उत्तक हैं। इसलिए किसी जीव के शरीर, इसलिए ऑप्शन ये क्या, चारों ऑप्शन ही पशु उत्तक हैं, नहीं वाला कोई नहीं है। उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो 15 का ऑप्शन है बी सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। 16 नंबर देखिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किससे मौजूद है? तो डी है त्वचा में। उत्तक में मैट्रिक्स होती है और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, तो ये संयोजी। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? सी 3 प्रकार के, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बड़ा परत कहलाती है। तो सी एपिडर्मिस। 20 नंबर देने के लिए, कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो ए है एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। तो ए है तंत्रिका कोशिका। बाकी उपास्थि, अस्थि और रक्त संयोजी उत्तक है। स्क्वैम्स एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ संकुचन और विश्राम होता है। तो ये है ए अस्थायी। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो ए अधिचर्म कोशिका से। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो 24 का बी है एपिथेलियल। 25 नंबर देखिए, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करती है। तो ए है आयत फलकी। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। बी एपिथेलियम। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाओं में पाई जाती है। तो संयोजी कोशिका उत्तकों में। अवकाशोतक एरोसोल टिश्यू के बीच एक पूरक उत्तल फिलर टिश्यू का काम करता है। ए त्वचा और मांसपेशियां। निम्न में लाल संवहनी संयोजी उत्तक है। तो 29 का सी है रुधिर। उत्तक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो 30 का जो आपका ऑप्शन होगा बी नंबर वाहिका।
वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोनों और प्रोटीनों का स्राव व संश्लेषण करती है। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है प्लांट टिश्यू, उसका 31वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक के प्रकार नहीं है? तो ये है मेरिस्मेटिक उत्तक। यह पादप उत्तक का एक प्रकार है। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विभाज्योतक और स्थायी उत्तक। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शीर्ष भागों में जल का परिवहन करता है? तो डी है जाइलम उत्तक। इसका जो प्रमुख कार्य है जड़ों द्वारा शोषित जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो यह है जाइलम। मृदुतक और स्थूल उत्तक उत्तकों के प्रकार हैं। तो सी सरल अस्थायी उत्तकों के प्रकार हैं। पादप उत्तकों संबंध इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो डी वाला गलत है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है सी जाइलम और फ्लोएम। निम्न से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करते हैं? तो बी है जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी से मिलकर बना है। तो बी फ्लोएम वाहिका। कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो बी स्केलरे काइमा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो 40 का जो आपका ऑप्शन होगा वो डी होगा, प्रकाश संश्लेषण करना। ये नहीं है। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं विभेदन। की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो ये स्थूलकण उत्तकों की। पौधों में लचीलापन उत्तक के कारण होता है। तो सी कोलेन काइमा से। निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो डी है कालेन काइमा। कोलेन काइमा उत्तक की कोशिकाओं से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो सी सेलुलोज और पेक्टिन की वजह से। 46 उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो सी है कोलिनिक काइमा। सी ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किस संचरण के लिए उत्तरदायी हैं? तो सी है पौधों में भोजन के लिए। कि जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं? तो लिग्निन के जमाव के कारण। के कारण स्केलेटन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो बी सेलुलोज के बी नंबर है ना इसका, बी लिग्निन के कारण। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो 50 का ए है शीर्ष विभुज्युतक। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो बी जाइलम नहीं है। 52 नंबर देखिए, एक जटिल अस्थायी उत्तक है। तो ये है ए फ्लोएम। निम्नलिखित में कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो सी जाइलम। सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है? तो डी जाइलम। कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो ए जाइलम। यदि कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो ए जाइलम। पौधों में उस उत्तक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाते हैं? तो ये बी है जाइलम। पौधों में कौन सा उत्तक, ये भी जाइलम ही है। इनमें से कौन सी कोशिका जड़ों से पौधे का अनुभाग तो जल का, ये भी जाइलम ही है, डी नंबर। देखिए कौन से जल के वहन से संबंधित है? तो यह है जाइलम। निम्नलिखित में कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो ए काल्निक काइमा। पौधों के तनों के छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, इनमें निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो ए लैटरल मेरिस्मेटिक उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो बी जाइलम। चौसठ नंबर, उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो सी विभज्युत्तक। अस्थायी उत्तक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। डी मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक उत्तक की विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनते हैं ए अस्थायी उत्तक। उत्तक एकमात्र पादक उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो सी विभज्युत्तक या मेरिस्मेटिक। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो डी विभज्युत्तक उत्तक। 69 अंतर्देशीय विभज्योतक पाए जाते हैं। तो सी पत्तियों के तल में। के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो बी पार्श्व विभज्योतक। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ए लेटरल मेरिस्मेटिक। तने या जड़ का घेरा कारण बढ़ता है। तो बी
लेटरल मेरिस्मेटिक। अग्रस्त मेरिस्मेटिक के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है, ए तना और जड़ों पर। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, तो बी है। सी और डी दोनों पार्श्व विभोजक और अंतर्वेशी विभोजक। एरियुलर उत्तक अंगों के स्थान भरता है और अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। तो 75 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, अंदर के और आंतरिक। क्षेत्र निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन के में सक्षम है? तो 76 का सी है, विभुज उत्तक। सतह निकित में से किन स्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? स्क्लेरेनकाइना। उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, सी स्केलेनोकाइना। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो 79 का डी है, स्केलेनोकाइना। किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? तो सी स्क्लेरेनकाइमेटिस फाइबर। उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, तो ए स्केलेनकाइमा की कोशिकाएं मृत होती हैं, बी दृढ़ उत्तक की। निम्न से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो सी है स्केलेनकाइमा। वनस्पति उत्तक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता, सी दृढ़ उत्तक। साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं, सी पेर्नेकाइमा, कोल्नेकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो बी नंबर, जटिल उत्तकों में। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन से। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, एक खाद्यों का प्रवाह। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है, बी फ्लोएम। 90 नंबर देखिए, पौधों में फ्लोएम का कार्य, तो ये भोजन में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, तो पेर्नेकाइमा में कोशिकाओं का ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, तो ए मृदुतक। अधिक अंतर कोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं, डी पेर्नेकाइमा। 95 उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, इनमें घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रसभित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। तो 95 का जो ऑप्शन है ए मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक। 96 में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो बी है, विभुजोत्तक उत्तक। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो डी मेरिस्मेटिक। पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सी विभुजोत्सक उत्तक और अस्थायी उत्तक। निम्न से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? तो बी जाइलम। निम्न से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो बी सिव ट्यूब। 101 नंबर देखते हैं। कौन सा उत्तक पौधों की प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो ए फ्लोएम। दृढ़ उत्तक से बना है, बी निर्जीव कोशिका। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस की एक मोटी मोमी परत होती है, बी क्यूटीन। वृक्षों में सामग्री के परिवहन सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है? बी संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, तो 105 का जो ऑप्शन है वो सी है, वल्कल। तो इस तरह से तीसरा चैप्टर उत्तक, मानव उत्तक और पादप उत्तक कंप्लीट हुआ। अब चौथे चैप्टर पे आते हैं, जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पे। केसिन एक प्रोटीन है जो में पाया जाता है, तो डी दूध में पाया जाता है केसिन। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ए कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो ए है एंजाइम। चौथा क्वेश्चन देखिए, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो ए है फ्रक्टोज। जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने में होती है। इनके मीठेपन के लिए माल्टोज माल्ट द्रव अनाजों, चावल आदि में, सुक्रोज गन्ने में, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने कई चीज़ों का आधार बनता है? तो ये है कार्बन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो बी है कार्बन। इसका ऑप्शन है बी कार्बन। मानव शरीर के मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो डी पानी से। निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो ए विटामिन।
9 डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे जीन कहा जाता है। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप है, तो डीएनए का पूर्ण रूप है बी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिकी में संदर्भ में डीएनए का अर्थ है, तो सेम क्वेश्चन आ गया 11 का डी। बालों का रंग के कारण होता है, तो बी मेलानिन के कारण। प्रोटीन संश्लेषण के 4 इवेंट में से एक का निर्माण होता है, सी एमआरएनए प्रति। 13 नंबर। 14 नंबर देखिए, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करते हैं, तो बी डीएनए कॉपी। प्रजनन के दौरान मूल कार्य का एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलौक में भी मिलती हैं। सन 1953 में जी.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था। पुनर्योगज डीएनए के किसी परपोषी में परिवर्तित करने को डीएनए क्लोनन, जीन क्लोनम या आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो सी, केवल सी वाला कथन गलत है। 16 एंजाइम मूलतः होते हैं, ए प्रोटीन होते हैं एंजाइम। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सी एनोटेशन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है, डी जीन कहा जाता है। 19 नंबर देखिए, डीएनए का एक हिस्सा जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, तो डी वंश। आरएनए का पूर्ण रूप है सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा मौजूद तत्व कौन सा है, तो बी ऑक्सीजन। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, तो बी इनमें से सभी। एंटीबॉडी, एंजाइमों, कोशिका झिल्ली। निम्न में कौन सा दूध का प्रोटीन है, तो इसका है डी केसिन। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर चौथा कंप्लीट हुआ। 5वां बात है जेनेटिक्स में आनुवंशिकी। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ए है पाइसम सटाइवम। एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो डी 46 होते हैं। मानव शरीर की एक कोशिका कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ए 46 होते हैं। गुणसूत्र किससे संबंधित है, तो सी आनुवंशिक लक्षणों के संचारण में। उस बिंदु का क्या नाम जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं, तो बी सेंट्रोमियर। 10 नंबर देखिए, रिक्त स्थान संबंधी विकल्प। यदि एक पौधे का समजीनी है, जेनोटाइप TTRR है, तो समलक्षणी होगा, सी बौना और गोल होगा। मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ये है झुर्रीदार बीज नहीं है। आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं, तो बी हैं जीन। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है, तो ये इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है, तो 44 गुणसूत्र प्लस XX। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो डी द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 16 नंबर, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है, तो ये होता है ये गुणसूत्रों से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 17 नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो डी नंबर इसमें जो है वो सत्य है। एक डीएनए और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोड जैसे घुमावदार सीढ़ी का बना होता है, ये वाला सत्य है बस। 18 नंबर देखिए, लेकिन कौन सा कथन सही या गलत है, तो सी नंबर। केवल कथन ए और बी सही है और सी गलत है। ये क्या मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, गुणसूत्र कारक का वाहक है, ये भी सही है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है, ये गलत है। आनुवंशिक लक्षणों की जीन समूहों को कहते हैं, तो सी कहते हैं जीनोटाइप। लैंगिक प्रजनन में क्या शामिल होता है, तो सी विपरीत लिंगों और 2 जनक। एक मादा युग्म में क्रोमोसोम होते हैं, बी 23। मानव के अनिषेचित अंडे में होता है बी X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है बी 23। मानव शुक्राणु कितने गुणसूत्र मौजूद हैं, 23। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं 25 का जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र। 24 नंबर देखिए, 25 का 26।
किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो सी है लैंगिक पुनर्जन्म। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है तो बी प्रबलता। ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था तो ग्रेगर मेंडल ने। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है बी ग्रेगर जॉन मेंडल को। प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, सी मेंडल के। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रदत्त किए? ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं के में लक्षणों के आनुवंशिक सिद्धांत को प्रतिपादन में योगदान दिया तो ग्रेगर मेंडल ने। वंशागत नियम की खोज किसने की? तो डी ह्यूगो डी ब्रिज ने, डी ग्रेगर मेंडल ने। इसका ग्रेगर मेंडल ही होगा। इनमें से किसी आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना है तो बी ग्रेगर मेंडल। मनुष्य जाति की एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसकी से प्राप्त होते हैं तो बी माता से प्राप्त होते हैं। बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा, ए पिता। लिंग निर्धारण में पिता का योगदान होता है। प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है तो सी परिवर्तन। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है तो 38 का जो ऑप्शन है आपका वह है डी नंबर, आनुवंशिकता। 39 निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो ये है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया रोग में ये बच्चों के माता पिता से आनुवंशिक मिलने वाला एक रक्त रोग है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक विकार यह तब होता है जब उनको संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन वाहक होते हैं। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होते हैं? तो डी या तो एक्स या तो वाई। जिन परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? सी नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमिक परिवर्तन के कारण। डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की एक जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़ी स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण होता है 2। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैविक कोशिका में कितने गुणसूत्र विद्यमान है? तो बी है 46। वह गुण जो F1 में पीढ़ी प्रभाव रखता है स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है ए प्रबल। मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब ए माता पिता शुद्ध प्रजनन है। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया स्वपरागण से। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो सी है लैंगिक प्रजनन। आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं, ए है DNA। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोल और पीले होंगे, डी 315। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक अनुपात होता है तो बी होता है 9-3-3-1। एलील होते हैं बी जिनका वैकल्पिक रूप। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। 21 आनुवंशिकी क्षेत्र को कहा जाता है तो डी यूजेनिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है तो सी है यूजेनिक्स। वैज्ञानिक जॉन मेंडल का निधन कब हुआ था? तो ए 1884 में। इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? तो 56 का जो ऑप्शन है वो है आपका सी नंबर। एक स्त्री में 2 एक समान अणु एक्स गुणसूत्र XY होते हैं, गलत है। मनुष्यों में पुरुषों की यौन गुणसूत्रों में समूह होता है तो ए XY होता है। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो बी जीन कहलाते हैं। वंशानुक्रम की इकाई है डी जीन। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि डी उनमें विषम दिखने वाले गुण थे इसलिए चुना था। विविधता है सी उपरोक्त सभी। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता संतानों के बीच, माता पिता संतानों के बीच अंतर, एक ही प्रजाति विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? तो डी आनुवंशिक विविधता। मेंडल ने किस आकार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो डी एक संकरण। मटर के पौधों में कैरेक्टर रेसिनिन होते हैं तो डी झुर्रीदार बीज होते हैं। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो एक्स ए नंबर वाई गुणसूत्र। पुनर्जनन का क्या अर्थ है? तो बी नंबर छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना।
तो इस तरह से 5 चैप्टर बायोलॉजी कंप्लीट हुए। छठा चैप्टर देखिए जैव विकास, ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ए सी लिनियस ने दिया था। मानव का है वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। बिल्ली का है फेलिस कैटस। मेंढक का है राना टिग्रीना। सरसों का है बेसरिका कंपेस्ट्रिस। धान का है ओराइजा सटाइवा। गेहूँ टिटिकम एस्टिवम। आम का है मैंगीफेरा इंडिका। होमोसेपियंस शब्द तो ये सी लिनियस ने। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? तो सी हर्बर्ट स्पेंसर ने। इनमें से किस प्रकार की एक अंगों की बुनियादी संरचना में उत्पत्ति समान होती किंतु उससे कार्य भिन्न होते? तो ए समजात। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती लेकिन दिखने में एक जैसे होते उनके कार्य भी समान होते उन्हें कहा जाता है? तो डी समरूप अंग कहा जाता है। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है? तो डी समजात अंग। समरूप अंग है ए लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फल। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष से देखे जा सकते हैं। तो 8 नंबर का है डी अफ्रीका। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति समूहों में विकसित हुई थी अफ्रीका में। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से समूहों के निम्न से विकसित। सी अफ्रीका। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्यन में योगदान नहीं करता है? तो ए अपसारी विकास। मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद हैं? तो सी अफ्रीका में। मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है? तो ए अफ्रीकी मूल में। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपैरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है रासायनिक विकास। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने उनके विलोपन को रोकने में से कौन सा आवश्यक है? तो बी है प्रजनन। निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति संख्या को बनाए थे? प्रजनन। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि बी हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसमें अधिक है? किसकी अधिक है? तो 18 नंबर का जो ऑप्शन है वो है ए नंबर। ए द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। 19 नंबर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो डी मेसोजोइक इरा के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषिक परिवर्तन के कारण हुआ? तो बी उत्परिवर्तन। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशागत वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक चयन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे टारेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो 23 का जो ऑप्शन है बी नंबर टायरोनोसॉरस रेक्स। मनुष्यों के वैज्ञानिक होमोसेपियंस का क्या अर्थ है? तो डी वाइस होमिनिड। होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? मतलब सी बुद्धिमान आदमी। आधुनिक 27 नंबर देखिए होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने प्रारंभिक हिमोनाइड थे? बी क्रो-मैग्नन। जैविक विकास के तौर पर परिभाषित किया गया है? तो 28 का जो आपका ऑप्शन है वो है सी नंबर। 28 का सी है प्राकृतिक चयन। 29 देखिए विकास के सिद्धांत से संबंधित है? तो बी नंबर है चार्ल्स डार्विन। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? तो बी चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन। किस वैज्ञानिक द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? तो डी चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो ए नए जमाने के बंदर। 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार के सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइट दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी? तो ए होमो नलेडी। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो बी होमो नेलेडी। टैक्हीग्लोसस के बीच एक संयोजक कड़ी है? डी सरीसृपों और स्तनधारियों। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है? ए उत्परिवर्तन। लाखों वर्षों में आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है? तो डी है क्रमागत उन्नति। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो बी डार्विन से। एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक है जो विकास से संबंधित विज्ञान उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ? तो बी डार्विन ने। किसने सुझाव दिया था कि जीवन
सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ, तो बी सी हाल्डेन ने। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, बी जीवाश्म। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था, तो 45 का ऑप्शन है बी H2S CH4 और NH3। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था, तो ए NH3 CH4 और H2S। गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ, ए ऑक्सीजन गैस नहीं थी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया, तो डी चार्ल्स डार्विन ने। डी चार्ल्स डार्विन ने। इन अंगों में से कौन सा एक अवशेषीय अंग नहीं है, तो ए मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क। तो अगला चैप्टर है वर्गीकी टेक्सोनॉमी। जीव के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा दी गई, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई, पहला। दूसरा देखिए, इनमें से किस जीव जगत की प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है, तो लिनियस को। लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, तो ए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। किसी चौथा भी वही क्वेश्चन है, किसका जन्म माना जाता है, वर्गीकरण विज्ञान। पांचवा, किसे टेक्सोनॉमी का जनक, तो ये भी लिनियस। सातवां भी वही है। आठवां, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, तो ये लिनियस। पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो 9वां का जो आपका ऑप्शन है वो है सी प्रोटोकार्डेटा नहीं है। प्लांट टेक्सोनॉमी की तरफ पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, जो इनके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। निम्नलिखित में कौन सा जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो सी है जाति। वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो बी जाति। सजीव जीवों वर्ग की मूल इकाई क्या है, बी जाति। निम्नलिखित में किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो बी मेटाजोआ को। 14 नंबर देखिए, जीवों के में कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है, तो सी वंश आता है। जो वर्गीकरण है ये श्रेणियाँ, सबसे पहले जगत आएगा, फिर संघ आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर गण, कुल, वंश तथा जाति। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के बहुकोशिकी सुकेंद्रिक हैं, तो बी प्लांटी में रखेंगे। निम्नलिखित में से लिनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, सी जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। 17 भी वही है। 18, आप उस जीव को किस जगत में रखें जो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक या सुकेंद्रकीय और प्रकाश संश्लेषक है, तो सी है प्रोटिस्टा। 18 नंबर देखिए, विटकर के वर्गीकरण के समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, तो डी प्रोटिस्टा। डी है मोनेरा। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था, तो बी विटेकर ने। विटेकर प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निकलने कौन सा समूह शामिल नहीं है, तो डी प्रोटोजुआ नहीं है। 5 वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है ए पोषण। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों में किसके समूह के अंतर्गत रखा जाता है, तो ए एनिमेलिया। केविलियर स्मिथ ने जीवों को जगत में वर्गीकृत किया है, तो 24 का जो आपका ऑप्शन है वो है डी नंबर 6 जगत में। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है, तो 25 का डी है जगत। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो 26 का सी है कैरोलस लिनियस के द्वारा। 8वां है जंतु जगत। तो अभी इस वीडियो को हम लोग 7वें तक रोकते हैं, इसके अगले पार्ट में 8वें से हम लोग स्टार्ट करेंगे।